हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का द यूनियन एकेडमी चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम साइंस का एक नया बेस लेकर आए हैं, लेट्स क्रैक साइंस बेस, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का अध्ययन करेंगे। अभी हम केमिस्ट्री का नया बेस लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने चैनल को पूरा सपोर्ट किया, तो आप लोगों की डिमांड पे हम फिजिक्स और बायोलॉजी को भी पैरेलल में स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है द यूनियन एकेडमी, इसको जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि तुरंत अपडेट्स जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत अपडेट सबसे पहले मिल जाए। एक ज़रूरी बात और बता दो आपको इसके लिए कि हमारी जो क्लासेज होगी ना सारी, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मतलब इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए आप मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ सुनिश्चित करवाएं। आपके रिलेटिव, भाई बहन, साइंस फील्ड से जो भी रिलेटेड है, सब तक इस चैनल की पहुंच बनाइए, ताकि सब लोग इस वीडियो को देख सकें और मतलब किसी को भी इसका लाभ हो तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो सब तक इसका लाभ पहुंचाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब साइंस के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो साइंस होती है मेनली, साइंस की जो उत्पत्ति होती है मेनली एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस पता की जो उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा का एक शब्द है मेनली साइंटिया। इससे उत्पत्ति हुई इसकी, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। मतलब इसका मतलब नॉलेज होता है। नॉलेज का मतलब ज्ञान। साइंस एक नॉलेज है। मतलब हम सोते उठते जागते बैठते, हम जिंदगी में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं सारी, वो साइंस से रिलेटेड करती है। मतलब हर चीज़ में साइंस लगती है। वो हालांकि बात अलग है, हमें पता नहीं होता है, बाकी हर चीज़ में साइंस लगती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, जैसे मेरे पास जो पेन है, जो मार्कर है, उस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ पेन से, तो इससे मैं, ये प्लास्टिक का बना हुआ है फ्रेंड्स। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का। ये डायमंड का क्यों नहीं बना हुआ है? ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये डायमंड का क्यों नहीं बना हुआ है? क्योंकि ये जो प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें प्लास्टिक के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इस पेन को बनाने के लिए ज़रूरी जो चीज़ें होती है ना, वो उसको फुलफिल कर पा रही है। डायमंड की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसका ये अलग जगह यूज़ होता है इसका। इसलिए हम पेन प्लास्टिक से ही क्यों बनाते हैं, इसका जवाब हमें कौन देती है? केमिस्ट्री देती है। इसलिए केमिस्ट्री के बारे में ये चीज़ पता लग गई। दूसरी बात अगर हम बात करें, जो हमारा पेन है, इस पेन से मैं लिख कैसे पा रहा हूँ? इस पेन से मैं लिख कैसे पा रहा हूँ? तो इस लिखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, लिख कैसे पा रहा हूँ इसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी? हमारी फिजिक्स रिस्पॉन्सिबल होगी। हालांकि वो बात अलग है, चीज़ लिखने के लिए, चाहे ग्रेविटी इफेक्ट चाहे रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे कैपेबिलिटी हो, लेकिन हम लिख क्यों पा रहे हैं ये हमें फिजिक्स ही बताती है। दूसरी बात अगर हम बात करें, तो हमारा ये जो पेन है, दूसरी बात करें तो ये पेन है ना, ये पेन बिल्कुल एक निर्जीव प्राणी की तरह है। निर्जीव प्राणी की तरह है। और जो मानव होता है ना, मानव बिल्कुल एक सजीव प्राणी है। मानव सजीव प्राणी है। तो पेन में और मानव में डिफरेंस क्या है? मानव में से कैसी चीज़ है जो पेन को मतलब हमारे से अलग करती है सजीव और निर्जीव में? इन सब चीज़ों का अध्ययन हमें कौन करके बताता है? बायोलॉजी बताती है। बायोलॉजी के माध्यम से हमें इन चीज़ों को पता लगता है। तो एक तरह से जो साइंस हुई ना, साइंस हर चीज़ में काम आ रही है। मतलब हर चीज़ में साइंस का यूज़ होता है। तो अब साइंस की हम मेनली ब्रांचों की बात कर लें, तो साइंस को मेनली 3 ब्रांचों में बांटा गया है साइंस को। एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है फॉर्मल साइंस और एक होता है सोशल साइंस। फॉर्मल साइंस की अगर मैं जहाँ पे बात करूँ, तो इसमें रीजनिंग, मैथ, सोशल साइंस में एसएसटी दर्शन शास्त्र आता है। लेकिन ये वाला पोर्शन गाइस हमको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आता। हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेचुरल साइंस वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के लिए हमें करना क्या है? इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? तीन पार्ट्स पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना है। अगर मैं फिजिक्स की जहाँ पे बात करूँ, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा का वर्ड है फ्यूसिस, इसे इसकी उत्पत्ति हुई है। जो नेचुरल सब्सटेंस, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जो ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आपस में आदान प्रदान हमें बताता है उष्मागतिकी के अंदर। इसीलिए हम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का अध्ययन कर पाते हैं उष्मागतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई ना, 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। एक होता है बायोस, एक होता है लोगोस। दूसरी बात ये बता दूँ कि जो बायोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, वो लेमार्क ने किया था। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कैसे एज इट इज उठ के आते हैं फ्रेंड्स। अब मैं बता रहा था कि बायोलॉजी 2 वर्डों से मिलकर बनी हुई है, बायोस और लोगोस। उत्पत्ति 2 वर्डों से हुई है। बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित पदार्थ। और लोगोस का मतलब टू स्ट्रीम, मतलब अध्ययन, मतलब जीवित पदार्थों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है।
अब जीवित पदार्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, इस चीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें पादप आता है, मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल आता है एनिमल किंगडम, इसमें बॉटनी और जूलॉजी। एनिमल किंगडम में जूलॉजी, प्लांट किंगडम में बॉटनी। जिसमें एनिमल किंगडम वनस्पति विज्ञान में हम जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी के बारे में जंतु विज्ञान में हम प्राणियों के बारे में, मैमल्स के बारे में बात करते हैं। अब लेट्स क्रिक साइंस में। अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री को जो फ्रेंड्स गाइस जो मेनली है ना 3 भागों में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, इन सब केमिस्ट्री को इसका बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। जैसे मानव रीढ़ की हड्डी के बिना बिल्कुल अपूर्ण है, खड़ा भी नहीं हो सकता, ना चल सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता। इसी प्रकार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, ये इन दोनों केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, इन दोनों केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना ये दोनों केमिस्ट्री मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी अगर हम बात करें, इसलिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एटॉमिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम के बारे में बात करते हैं। जो एटम होता है, ये जो मैटर होता है ना, मैटर की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है एटम की। मैटर को हम द्रव्य बोलते हैं। जो मैटर होता है ना, वो क्या होता है, जो वॉल्यूम एंड मास दोनों चीज़ ऑक्यूपाई जो करता है ना, उसको हम मैटर बोलते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एटम होती है। ठीक है। जिस प्रकार से कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट सूक्ष्मतम इकाई है, ईंट या पत्थर, उसके बिना हम बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसी प्रकार से जो सूक्ष्मतम इकाई एटम होती है, एटम के बिना हम मैटर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आपने एटम में पढ़ी होगी, जो एटम में होता है ना, मेनली 2 चीज़ होती है। एक तो होता है नाभिक होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी एटम को अगर न्यूट्रल बनाना है, उदासीन बनाना है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। हालांकि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब प्रोटॉन पे जो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे उतना ही, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तब जाके कोई भी एटम है ना वो उदासीन बन पाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज कितनी की, तो ये इसमें कन्फ्यूजन रहता है। मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको दूर करने के लिए हम हर चैप्टर में ऐसे ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, जिसको मतलब थोड़ा सा चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। जैसे हम इसी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एक थोड़ी सी एक हिंट बनाई है, जैसे ईंट पगो पर नाचे, ईंट पगो पर नाचे। ईंट पगो पर नाचे मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज टी मतलब थॉमसन ने करी, पी मतलब प्रोटॉन की खोज मतलब गोल्डस्टीन ने करी, एन मतलब न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी। इस प्रकार से चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से डील कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इससे। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके लिए हम पहले 2 चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। एक तो होता है केमिकल और एक होता है फिजिकल। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें सेपरेटली समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा फिजिकल बॉन्डिंग। तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग में जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, एक N2 + 3H2 से बना 2NH3 बना। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो फिक्स रेशियो होगा ना, फिक्स रेशियो जितना, वो उसी रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। मतलब मास ऑफ कंजर्वेशन का नियम लगता है इसमें। मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है हमेशा। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में। जिस रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला, उसी रेशियो में अमोनिया बढ़ा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब हम वापस से अमोनिया और हाइड्रोजन को हाथों से फिजिकली मतलब पकड़ के अलग कर दे। ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता। ये केमिकली रिएक्शन के द्वारा ही अलग हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। तो जिसको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। लेकिन अगर मैं फिजिकल बॉन्डिंग की बात करूँ, फिजिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे नमक हुआ प्लस पानी हुआ, दोनों का घोल हुआ, दोनों को घोल को हम डिकम्पोज करके अपनी किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट या रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए ये फिजिकल बॉन्डिंग होता है। दूसरी केमिकल बॉन्डिंग में एक समस्या और आती है फ्रेंड्स को, जैसे वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता कोष क्या होता है, संयोजकता कोष मतलब वैलेंस शेल क्या होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। इन सब चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे एक थोड़ा सा हिंट के तौर पे बताइए, तो जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी, आखिर भी वैलेंसी एग्जिस्ट क्यों करती है, अस्तित्व में क्यों आई है वैलेंसी? क्योंकि कोई भी परमाणु मतलब फ्री मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको एग्जिस्टेंस चाहिए, स्थायित्व चाहिए। वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कोई भी एटम क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे हम इस चीज़ को डील कर पाएंगे।
अब बोरबरी के अनुसार फ्रेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन कब साझा करेंगे, कब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, कब ग्रहण करेंगे, इसकी हम एक बात बताते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ना, बोरबरी एक साइंटिस्ट हुए थे बोरबरी, इन्होंने क्या बताया, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने संयोजी कोष में, अपने संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर संयोजकता कोष में रखिएगा तो ही वो स्थायित्व प्राप्त कर पाएगा। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन 8 कैसे प्राप्त कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन में दो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा या साझा करेगा, वो कब कैसे, कब तो ग्रहण करेगा, कब त्यागेगा, कब साझा करेगा, इस चीज़ के बारे में। तो अगर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या लेस देन इक्वल टू 4 हुई, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ग्रेटर देन 4 हुई, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, संयोजी कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम मतलब संयोजी कोष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या 2 है, या 3 है, या 4 है। अब आप बताओ मेरे को, 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजक ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 की जरूरत पड़ेगी, 2 है तो 6 की जरूरत पड़ेगी, 1 है तो 7 की जरूरत पड़ेगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का साझा पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या, बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बाह्यतम कोष में से कोई भी परमाणु बाह्यतम कोष में से इन सभी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो अब इसका एक कोष कम हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसी रेशियो में इसका इंटरनल कोष कम हो जाता है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो इन सबको क्या क्या होगा, इन सब में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के लिए इस ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 6 के लिए 2 की पड़ेगी और 7 के लिए 1 की पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इतने कम इलेक्ट्रॉन्स का साझा आराम से पॉसिबल हो पाता है। इसलिए 4 से ज़्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजक कोष में हमेशा इलेक्ट्रॉन साझा करके बंद बनाते हैं, और 4 से कम होते हैं ना, या 4 के बराबर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपना एक कोष कम हो जाता है परमाणु का, लेकिन वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। कोई भी परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एनर्जी का लॉस करेगा और ऑक्टेट पूरा करेगा ताकि वो स्थायी अवस्था में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में इसके बाद अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे केमिकली, अब मैंने आपको बता ही दिया पहले केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनती है कि इसको फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिर रेशियो में जैसे नाइट्रोजन प्लस 3H2 से हमारे पास बना क्या, 2NH3 बना, तो ये केमिकल रिएक्शन है, एक तरह से केमिकली रिएक्ट हुई है। दूसरी बात हम बात करें केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे वियोजन अभिक्रिया हुई, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। जैसे 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड बना लिया अलग अलग इन्होंने, तो ये एक तरह से वियोजन अभिक्रिया है। दूसरी हम बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो एकल प्रतिस्थापन, एक होती है द्विप्रतिस्थापन मतलब डबल। इसमें एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम एक ही परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाता है, जबकि द्विप्रतिस्थापन में 2 परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन में क्या हो रहा है। मतलब इसमें होता क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर लिया जाता है या उसकी जगह ले ली जाती है। इस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हो गई। इसके बाद में हम अगर ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करें, एक होती है ऑक्सीकरण और एक होती है अपचयन। अगर इनकी बात करें तो ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और अपचयन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े हो हाइड्रोजन नेगेटिव ऑक्सीकरण, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़े हो ऑक्सीजन नेगेटिव वो अपचयन। जैसे एक एग्जांपल के तौर में आपको मैं बताना चाहूँ, जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर लेगा हाइड्रोजन से और बना लेगा कॉपर प्लस H2। अब इसमें देखो आप, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना तो ऑक्सीजन अलग हुआ, इसका मतलब अपचयन हो गया। हाइड्रोजन से जल बना, इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया इसका, ऑक्सीकरण। तो जहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो जाए उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एसिड बेस की अगर हम बात करें, एसिड बेस अब विभिन्न साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी एसिड बेस में। जैसे आरेनियस हुआ, ब्रांस्टेड लोरी हुआ, लुइस अवधारणा हुई, सब ने अलग अलग थ्योरी दी। और इसने कहा कि जो जल में H+ आयन देते हैं वो अम्ल, जो OH- आयन देते हैं वो क्षार। ब्रांस्टेड लोरी ने बोला कि जो H+ देते हैं वो अम्ल, और H+ जो लेते हैं वो क्षार। लुइस ने क्या बताया, लुइस ने ये बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म
मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं, पेयर में इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो क्षार होंगे, और बाकी जितने नेगेटिव चार्ज होगा वो भी क्षार होगी, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं सब अम्ल होंगे। ये इसने बताया। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम समझे, जैसे HCl है, HCl टूट के H प्लस Cl माइनस बना। अब इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला कोरस्पॉन्डिंग इसके नेगेटिव चार्ज वाला संयुग्मी क्षार होगा, संयुग्मी क्षार होगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये वाला क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया। HCl क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया। इस प्रकार से हम संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार बता सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, अगर हम बात करें आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल की बात करें, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये पीरियोडिक टेबल एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट सारणी है। इसमें हम मतलब आवर्त वर्ग इनके मतलब जो भी इनकी सीरीज होती है इनको कैसे व्यवस्थित किया जाता है, अकेले गैसें किधर होती है, धातु किधर होती है, अधातु किधर होती है, और मेटलॉइड्स किधर होते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सब कुछ आसानी से इस पीरियोडिक टेबल के द्वारा हम समझ सकते हैं। मतलब जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, केमिकल कोई भी परमाणु एटम की, सबके साथ उसी बेस पे इसको अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल को। इसमें विभिन्न मतलब एक हुआ था मेंडलीफ हुआ था, उसने इसको अरेंज किया परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीफ ने, और एक हुआ था मोजली हुआ था जिसको हम मॉडर्न आवर्त सारणी के बेस में मानते हैं। इसने जो भी परमाणु होते हैं ना उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के बेस पे व्यवस्थित किया था। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। केमिकल एंड आयन इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें हम अग्र और प्रति अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया के उत्पाद जैसे A प्लस बी से C प्लस डी बना कोई, तो इसको अभिक्रिया के प्रतीक को मतलब कैसे लिखेंगे इसको, मतलब उत्पाद की सांद्रता है अपॉन उत्पाद की सांद्रता होगा गुणनफल अपॉन क्रियाकार की सांद्रता होगा गुणनफल, इस बार इसको लिखेंगे। धातु में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में हम पीरियोडिक टेबल में एस एंड डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ और होती है कि उपधातु इधर होती है ऐसे, मतलब एक वर्ग में नहीं होती है, तो याद रखने में बहुत दिक्कत आती है। इधर मेटलॉइड्स की जो इधर होती है ना, नॉन मेटल्स होती है, और मेटलॉइड्स की इधर होती है मेटल्स होती है, मतलब धातु होती है। तो ये याद करने में गाइस बहुत दिक्कत होती है कभी कभी, तो इसके लिए भी हमने एक हिंट बनाई है, मतलब याद करने के लिए। जैसे भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, तो भोले मतलब बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टी, मतलब ये सब नॉन मेटलॉइड्स है। इनको याद करने के लिए ये हम इस तरह से डील कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए चीज़ें आसानी से याद हो जाए। अब कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन संकरण की जहाँ पे बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें भी देखो केमिकल बॉन्डिंग का काम आएगा। कार्बन में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जिसको हम अपरूपता कहते हैं। अपरूपता मतलब कार्बन एक से ज़्यादा रूपों में पाया जाता है, एक से ज़्यादा रूपों में कार्बन पाया जाता है जिसको हम अपरूपता के नाम से जानते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो होता है 1s2 2s2 2p2। तो बाह्यतम संयोजकों में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो कार्बन अब 4 इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा, C 1 2 3 4, और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। एक दूसरी प्रॉपर्टी और पाई जाती है इसमें, श्रृंखलन की प्रॉपर्टी पाई जाती है कार्बन में, मतलब ये श्रृंखला बनाने में बहुत माहिर है, मतलब सबसे ज़्यादा श्रृंखलन बनाने की प्रवृत्ति इसी के अंदर पाई जाती है, कार्बन के अंदर। अगर संकरण की बात करें, अगर ज्यामिति की बात करें, तो sp3 संकरण होता है जिसमें सारे सिग्मा बंद होते हैं, जिसमें जैसे CH3 हुआ, इसमें सारे सिग्मा बंद है हाइड्रोजन से लगे हुए, तो 4 सिग्मा बंद होता है ना, उसमें sp3 संकरण होता है। तो इसका भी sp3 संकरण है, इसका भी sp3। अगर और sp3 जो संकरण होता है ना, उसकी जो ज्यामिति होती है ना, वो चतुष्फल की होती है, sp3 3D के रूप में हमें व्यक्त किया जाता है इसको। दूसरी अगर हम जैसे दूसरा लिखो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो इसमें अब डबल बॉन्ड आ रहा है इन दोनों के बीच में, ये तो इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है सही, तो sp3 ये sp3 अच्छे से पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब इन दोनों का sp2 संकरण आ जाएगा। sp2 का अगर हम बात करें, sp2 संकरण की बात करें तो इसकी ट्रिगोनल प्लेन मतलब त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है, त्रिकोणीय समतलीय। और sp की बात करें, अगर sp की बात करें तो इसकी वन रेखी होती है, मतलब 1D प्लेनर संरचना होती है।
अब कार्बन की अपरूपता की बात करते हैं। अपरूप कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है कार्बन। जैसे मैं बात करूँ कार्बिन की, बात करूँ ग्रेफाइट की, ये अपरूप है कार्बन के। और मैं बात करूँ डायमंड की, जो हीरा होता है। ये जो कार्बिन होता है ना, ये 1D संरचना रखता है, मतलब sp संकरण। जो ग्रेफाइट होता है ना, ये 2D संरचना रखता है, इसका मतलब इसमें संकरण कौन सा होगा, sp2। और जो डायमंड होता है ना, ये sp3 संकरण रखता है, sp3। इसका मतलब ये 3D में स्ट्रक्चर में होगा, 3D डायमेंशन में होगा। अब जो ग्रेफाइट होता है ना, ये विभिन्न रूपों में पाया जाता है। ग्रेफाइट ये भी विभिन्न रूपों में पाया जाता है। जो हम सबसे फेमस है, जो सब जानते हैं, कार्बन का शुद्धतम अपरूप फुलरीन होता है, ये ग्रेफाइट का ही रूप होता है। एक होता है कार्बन नैनो ट्यूब, एक होता है कार्बन नैनो ट्यूब, एक होता है ग्रेफिन। इस प्रकार से विभिन्न रूपों में पाया जाता है, इस प्रकार से विभिन्न रूपों में पाया जाता है ग्रेफाइट भी। अब हम अगले से केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में भी यही होता है फ्रेंड्स। केमिकल बॉन्डिंग में हम मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, जो हम केमिकल बॉन्डिंग पहले ही बात कर चुके हैं। इसका आप डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कशन कर लेंगे। दूसरी बात करें हम अगले चैप्टर की, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जो मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब संतृप्त की बात, सेचुरेटेड की बात करें तो सेचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जैसे CH3, ये वाला जो यौगिक का कंपाउंड होना है, ये सेचुरेटेड हो गया। अगर मैं असंतृप्त की बात करूँ जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे CH3 हुआ, CH डबल बॉन्ड CH और CH3 हुआ, तो ये डबल बॉन्ड भी आ रहा है इसमें पूरे कंपाउंड में, तो ये असंतृप्त हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें क्रियात्मक समूह, मतलब इसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, जैसे C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, C डबल बॉन्ड OR एस्टर समूह हो गया, CH3OH एल्कोहलिक समूह हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड समूह हो गया। इस प्रकार से हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इस प्रकार मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाह रहा था कि कई सारे फ्रेंड्स ये सोचते हैं कि सर सिलेबस होगा नहीं, कि कई सारे दोस्तों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर सिलेबस होगा नहीं होगा, कब तक होगा, कैसे कराओगे, बीच में सिलेबस बंद तो नहीं हो जाएगा। तो उन सबको मैं बता दूं कि सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर फिर भी इनसे बाहर कोई सब्जेक्ट आपका टॉपिक छूट रहा है तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ बता देना, या मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, वहाँ से मैं रीड कर लूँगा। अगर कोई चैप्टर हो तो वो भी हम कवर कर लेंगे। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे सब कुछ पढ़ाऊँगा, जो भी, तो उसके जो नोट्स होते हैं, प्रॉपर नोट्स, वो PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, इसलिए वो ज्वाइन ज़रूर कर ले। अभी नीचे लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे एक मैं डेमो लेके आई हूँ आपके लिए कि हम कैसे तरह क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। जैसे सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का ऐसे नहीं कि हमें टिक लगा के छोड़ दिया। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनना होता है। अब जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। इसमें द्रव्यमान इसका 1 है तो इसका प्रोटॉन भी 1 होगा। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन संख्या क्या है, 0। एकमात्र आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन 0 पाया जाता है हाइड्रोजन कहलाता है, और सभी न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये तीन, इसके समस्थानिक 3 होते हैं। समस्थानिक संभारिक सब का अलग से हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन जैसे 1H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटीरियम और 1H3 को ट्राइटियम, इसके समस्थानिक है हाइड्रोजन के। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, ये एलॉइज है ना। अब एक जर्मन सिल्वर माल एक दे दिया मैं, तो एक तो तांबा जस्ता निकला, आप याद कर लोगे, लेकिन बहुत सारे एलॉइज आ जाएंगे, ऐसे मिश्र धातु आ जाएगी, तो आप कन्फ्यूजन रहोगे कि कौन का किसका क्या है। तो जर्मन सिल्वर एक तरह से सिल्वर नहीं होता है, ये कॉपी किया हुआ नकली सिल्वर है। कॉपी किया हुआ नकली सिल्वर है। इसका मतलब कॉपी किया हुआ है तो कॉपर मतलब तांबा, नकली है मतलब निकिल। अब कॉपी किया हुआ होगा चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह तो सस्ता होगा मतलब सस्ता। इस तरह से हम इसको आसानी से डील कर सकते हैं ताकि आसानी से याद रह सके। मांसपेशियों में किस तरह के इकट्ठे होने से थकावट आ जाती है, तो लेक्टिन वाला फ्रेंड्स जो जिम जाते हैं ना वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं कि जो सुबह शाम जिम करके आते हैं ना, वो उनकी मसल्स बिल्कुल एकदम टाइट हो जाती है, बहुत पेन करने लग जाती है। वो इसलिए होते हैं कि उनकी जो मसल्स में ना लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, तब वो पेन तब तक रहता है जब लैक्टिक अम्ल बॉडी से डिकम्पोज नहीं हो जाता, तब तक शरीर बहुत ज़्यादा पेन करता है। अगली बात करें तो जो रबड़ का जो वल्कनीकरण होता है ना, कौन सी विधि द्वारा होता है, तो वो होता है गंदे के साथ गर्म करके। जो लेटेक्स होता है ना, वो ना गंदे के साथ गर्म करके हम इसको मतलब पॉलीमर जब पढ़ेंगे ना बहुलक, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बुलेट प्रूफ वस्त्र है ना, किस बहुलक का उपयोग करके बनाया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट, क्योंकि ये अवैध होता है, इसको भेद नहीं सकते इसलिए इसका उपयोग करते हैं।
दूसरा टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथेन का बहुलक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को डील करेंगे। जैसे निम्नलिखित किन तत्वों का आतिशबाजी में रंग प्राप्त करते हैं, जो स्ट्रोंसियम और बेरियम का यूज़ करते हैं आतिशबाजी में रंग बिखेरने के लिए। वह गुण क्या कहलाता है जिसमें पीट कर पतली परत बनाई जा सकती है धातुओं से। अघात वर्धनीय होते हैं वो। जैसे कोई एक हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उसको मैंने कंप्रेसिव फोर्स डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए लगाए, तो ये एक सीट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय मेलेबिलिटी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन मेंडलीफ की बात करें कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन परमाणु भार के होते हैं, और जो मोजले होता है ना, मोजले, उसके अनुसार तत्वों की आवर्ती होते हैं ना, वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ये बोला कि ठोस, द्रव, गैस। किसमें? एक जल होता है ना, एकमात्र एक ऐसा है जो प्रकृति में ठोस, द्रव एवं लिक्विड तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसका जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है डेंसिटी, 1000 kg/m³। ये होती है। ये जल के बारे में स्पेसिफिक एडिशनल नॉलेज, मतलब क्वेश्चन जो भी करेंगे ना, डील करेंगे क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम कवर करते चलेंगे। और मतलब हर वीकली आपका ऐसे टेस्ट लिया जाएगा। अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ये टेलीग्राम ग्रुप है ना, ये हमारा लिंक है यूनियन एकेडमी ऑफिशियल पे ये ग्रुप है। इस पर टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि मैं जो भी क्लास में प्रॉपर पढ़ाऊंगा ना, सारे नोट्स प्रॉपर PDF फॉर्मेट में आपको सारे नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आपको पढ़ते समय दिक्कत ना आए, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और मेरी कोई भी क्वेरी हो तो मेरी इस email ID पे आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। दूसरी बात ये बता दूँ कि द यूनियन एकेडमी चैनल जो हमारा यूट्यूब वाला है, उसको जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। इसमें अभी केमिस्ट्री चल रहा है, इसकी बेस के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल जो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बताया जाएगा, इसलिए ज्वाइन कर लो। और वीकली क्विज, मतलब हर सप्ताह का आपका टेस्ट लिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे ही, इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से अवश्य ज्वाइन करो। और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम में जो भी चीज़ें डिफिकल्ट होगी पढ़ने में, जो मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है याद करने की, जिसे मैंने आपको अलोइज मिश्र धातुओं का बताया था, जर्मन सिल्वर वाला, इस तरह से। और जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ताओं का बताया था, मेटलॉइड्स को याद करने के लिए बताया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास है, तो आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपको क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाओ और अच्छी तरह से मतलब आसानी से समझ पाओ। तो आज इस सिलेबस के बारे में मेरे को बताना था फ्रेंड्स, तो शायद मैंने आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से बता दिया है। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर जाके आप बता सकते हैं। तो आज बस फ्रेंड्स इतना ही आपको बताना था, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।